कब्जा कर लिए और वो आदमी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी उसके ही परिवार के लोग बाय वे ऑफ सेल डीड या बाय वे ऑफ विल डीड उन्होंने ट्रांसफर ले लिया और उसमें पोजीशनेट हो गए। अब उसके बाद में क्योंकि सीनियर सिटीजन मोस्टली गांव देहात में जो होते हैं वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो उसके तहत एक कमजोर आदमी कैसे सीपीसी के तहत यानी सिविल प्रोसीडिंग में कैसे रेमेडी प्राप्त करेगा, इसलिए तमाम उसकी परिस्थितियों को देखते हुए पार्लियामेंट ने सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया और सीनियर सिटीजन एक्ट में उसकी एक सेक्शन अभी मैं दिखाता हूं जिसमें यह कहा है कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है दूसरे एक्ट को सुपरसीड करेगा, यानी कैंसिलेशन ऑफ विल डीड या गलत तरीके से ट्रांसफर की गई सेल डीड या रजिस्ट्री या बैनामा उसका भी कैंसिलेशन अगर एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन की तरफ से फाइल होता है तो उसका भी कंसिडरेशन सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और उत्तर प्रदेश में उसका रूल 2014 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी पे एक और छोटी डिस्कशन है कि क्या इसी मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिविल की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा या एसडीएम सिविल की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, और सिविल की प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट हो जाती है तो क्या ऐसे मामले में क्रिमिनल की भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है या नहीं। तो यहां पे एक्ट और रूल दोनों में यह दिया है कि दोनों तरह की प्रोसीडिंग यानी सिविल प्रोसीडिंग कैंसिलेशन इवेक्शन की भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी और ऐसे ही पुलिस एक्शन पे क्रिमिनलिटी के बेस पे भी क्रिमिनल एक्ट भी उस पे लाई करेगा। अब हम आते हैं केस हिस्ट्री की तरफ और डिस्कस करते हैं। एक रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई थी 7885/2023, उसका ऑर्डर अभी हम आपको शो करेंगे। एक्चुअली यहां पे ये ऑर्डर है 7885/2023, इस पे हम जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक केस हिस्ट्री पे। पहले देखते हैं कि केस की नौयत क्या थी और केस की हिस्ट्री क्या है। ये पिटीशन फाइल हुई रामखेलावन की तरफ से, यहां पे स्टेट ऑफ यूपी और पार्टी नेम है, यहां पे रिट का नाम होना चाहिए रिट सी। लखनऊ हाईकोर्ट में जो पिटीशन जाती है वो रिट सी के रूप में जाती है। कभी कभी रजिस्ट्री के जरिए से उसको सीआरएलपी में अगर पुलिस से रेमेडी है तो सीआरएलपी में चली जाएगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या एसडीएम वगैरह से रेमेडी सीख करनी है तो वो सिविल नेचर में जाती है यानी रिट सी ग्रुप में जाएगी। जो दोनों रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 में ही जाएगी। यहां पे इंडेक्स हो गया और इंडेक्स के बाद में लिस्ट ऑफ डेट ऑफ इवेंट है, मेमो ऑफ पिटीशन है। उसके बाद एक पिटीशन पहले फाइल हुई थी, उस पिटीशन का ऑर्डर है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने फर्स्ट पिटीशन में ये कह दिया था कि आप अभी प्रीमेच्योर स्टेज पे आ गए हैं एप्लीकेशन देने के बाद, आप फ्रेश एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो ऑर्डर लगा है। और उसके बाद में रिमाइंडर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो मूल रूप में दी गई थी वो एप्लीकेशन है, और यहां पे एक और रिमाइंडर एप्लीकेशन दी गई, और जिस विल डीड की हम बात कर रहे थे उसकी कैंसिलेशन के लिए जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। तो एक हिसाब से ये आपका इंडेक्स हो गया। इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर केस में इंडेक्स कमजोर होगा तो आपको कोर्ट में आर्गुमेंट करने में और अपने मैटर को आसानी से पुटअप करने में दुश्वारी होगी, इसलिए इंडेक्सिंग बहुत सही होनी चाहिए। उसके बाद में यहां पे दूसरे ऑप्शन पे ये ऑनरेबल कोर्ट की हेडिंग आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद में यहां पे जिस्ट ऑफ द केस है, डेट ऑफ इवेंट है। डेट ऑफ इवेंट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि डेट ऑफ इवेंट को बहुत अच्छे ढंग से लिखना होगा। तो हमने यहां पे लिखा कि दैट द पिटिशनर हैज अप्रोच बाय मूविंग इन एप्लीकेशन रिट सी नंबर
3933 of 2023, but prays to withdraw the writ petition with liberty to file fresh application under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 in accordance with law, and Honorable Court has allowed the petitioner in order dated 17/5/2023 to move fresh application under the Maintenance and Welfare of Parents Senior Citizen Act. ये पेरेंटली एक्ट है। इस एक्ट के तहत ऑनरेबल कोर्ट ने पहली पिटीशन में हमें परमिट कर दिया कि आप रिट पिटीशन के बजाय एक बार अथॉरिटी को फिर से अप्रोच करें, तो अथॉरिटी को हमने दोबारा अप्रोच कर दिया। और ये पहली बार जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी, उस एप्लीकेशन की डेट थी कि 2/1/2023 में पहली बार एप्लीकेशन फाइल हुई, और हाईकोर्ट में पहली बार जो अप्रोच किए थे वो 17/5/2023 को था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अभी एक बार फिर से एक लिबर्टी लेते हुए आप अथॉरिटी को दोबारा अप्रोच करें। तो पिटिशनर ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आप पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उसमें सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 और 3 उत्तर प्रदेश मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फाइल हुई, और रूल 2014 के रूल 21 और 22 में ये एप्लीकेशन 21/2/2023 को मूव की गई। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली रिमाइंडर्स दिया गया अथॉरिटीज को कि इस एप्लीकेशन पे जो सीनियर सिटीजन के द्वारा मूव की गई है उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये प्लीडिंग की गई। और यहां तक कहा गया कि 27/6/2000, ये यहां पे वर्ड गलत हो गया, 2023 होना चाहिए, यहां पे 2014 हो गया। ये हमारे सुमित जी के ड्राफ्टिंग में कमी रह गई टाइप करने में। और उसके बाद में ये कहा कि अपोजिट पार्टी नंबर 3 एंड 4 और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे, प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने सीनियर सिटीजन के साथ क्या किया, अच्छा ये विल डीड थी, सॉरी दैट द वर्ड इज करेक्ट। ये 2014 में सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी का विल डीड ले लिया गया था, तो उसका वर्ड था वो। और फोर्सिबली जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 थे, उन लोगों ने जबरदस्ती पोजीशन ले लिया प्रॉपर्टी पे, और उन लोगों ने मेंटेन करने के लिए सीनियर सिटीजन को ऐसे छोड़ दिया, जिस चीज के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी उसको एक्चुअली छोड़ दिया, यानी प्रॉपर्टी ऐसे एज इट इज ले ली और इनको मेंटेन करना था, और मेंटेन करने का जो वादा किया था उस वादे से मुकर गए। तो सीनियर सिटीजन ने कहां पे अप्रोच किया, पहले अप्रोच किया ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्रवाई क्यों करते, क्योंकि लोकल पुलिस के जरिए से ही जो पोजीशन हुई थी वो लोकल पुलिस के जरिए से ही थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिटिशनर की जो एज थी 68 ईयर है, और 68 ईयर कैटेगरी जो आती है 60 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो 60 प्लस होगा वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आएगा, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में वो आ जाता है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया, और तमाम डिफिकल्टीज होती है ओल्ड एज की वजह से, और उसके पास रेजिडेंस का कोई वो नहीं रह गया था, और रेजिडेंट को ही उन लोगों ने विल डीड कर करके कब्जा करा लिया था। तो इसीलिए यहाँ पे जिस्ट में ये कहा कि देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इंटरफेरेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी डेट ऑफ इवेंट में मोटी मोटी बात अगर देखी जाए तो ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस करने के लिए सारी बातें यहाँ पे हमने जिस्ट में मेंशन कर दी थी। और हाई कोर्ट आपके मैटर पे डायरेक्टली इंटरवेन क्यों करे, इसलिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट क्यों आपके मैटर में इंटरवेन करे, जबकि अल्टरनेटिव रेमेडी वगैरह अगर हो तो ऐसे मामले में ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीनियर सिटीजन है और उनके लाइफ और लिबर्टी कुर्टेल हो रही है, और इसी वजह से सेफ्टी, लाइफ, लिबर्टी
ऑफ द सीनियर सिटीजन जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में प्रोवाइडेड है। और कहीं पे भी अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा और किसी एक्ट का वायलेशन होगा तो आप आर्टिकल 226 की रिट पिटीशन में आप आ सकते हैं। यानी रिट पिटीशन का वैसे ही स्कोप तुरंत आ जाएगा जहां पे राइट वो होगी। यहां पे कोर्ट फीस लगा हुआ है, कोर्ट फीस हर पिटीशन में लगती है, जिस नेचर की पिटीशन है उस हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। उसके बाद यहां से मेमो ऑफ रिट पिटीशन शुरू हुआ, यहां पे पिटीशन नंबर होना चाहिए क्योंकि हमने पहले से डाउनलोड कर लिया था पिटीशन। अब यहां पे मेमो ऑफ द पार्टीज है। मेमो ऑफ द पार्टीज में आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। मेमो ऑफ पार्टीज या इसको मेमो ऑफ रिट पिटीशन भी कह सकते हैं, मेमो ऑफ रिट पिटीशन। तो यहां पे साधारण तौर पे यानी सिंपल तौर पे पिटिशनर का नाम लिखना, उसकी फादर का नाम, उसके फादर का नाम लिखना, एज लिखना है और रेजिडेंट में एड्रेस बहुत करेक्ट लिखना होगा, पुलिस स्टेशन लिखना होगा और उसके बाद तहसील लिखें तो बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन हाईकोर्ट भी आपके एड्रेस पे कर सकता है किसी एनीवे किसी कारणवश उस कार्ड उसको जो हाईकोर्ट कम्युनिकेशन करता है उसको कार्ड नोटिस बोलते हैं। उसकी कई परिस्थितियां होती है, इससे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहां डिस्कस नहीं कर रहे। अब उसके बाद में पहली पार्टी जो होगी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और चूंकि रेवेन्यू से रिलेटेड था तो इसलिए यहां पे रेवेन्यू को पहले मेंशनिंग की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्योंकि कंसर्निंग अथॉरिटी है और जिले का जो होलसोल सिविल मैटर्स में होता है वो उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है। ये रेस्पोंडेंट प्राइवेट है जिन लोगों ने सेल डीड या विल डीड रजिस्टर्ड करा ली थी, ये वो लोग हैं और इन्हीं के खिलाफ रेमेडी सीख करने के लिए यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी 7885 2023 यानी जिस पिटीशन पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अब उसके बाद में यहां से रिट पिटीशन का मेमो शुरू हो गया है। मेमो तो पार्टीज से है, अरे ऑफ द पार्टीज को भी मेमो का ही पार्ट समझा जाता है। अब ये रिट पिटीशन केस में है अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद ये कॉमन पैराग्राफ है कि ऑनरेबल कोर्ट को जो संबोधन की जाती है ये कॉमन पैराग्राफ है। द above नेम पिटिशनर रेस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर, ये कॉमन पैराग्राफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार आपको ये पैराग्राफ मैंडेटरली लिखना होगा कि पैराग्राफ 1 पे ही हम लिखना शुरू कर दिए कि बहुत बार ड्राफ्टिंग करते हुए सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि ये नॉट रेलेवेंट होता है, ज्यादातर मैटर से रेलेवेंट नहीं होता है। ये पैराग्राफ नॉट रेलेवेंट पैराग्राफ है तो इसी वजह से रेलेवेंट पैराग्राफ है, इसी वजह से क्या हो जाता है ये फॉरगेट हो जाते हैं लिखना। तो इसलिए इस पैराग्राफ को हम सबसे पहला पैराग्राफ कर दिए हैं ड्राफ्टिंग में ही कि ये मैटर किससे नहीं रिलेटेड है, सीबीआई से और करप्शन से, पीसी एक्ट से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ईडी से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और ना ही एनआरएचएम स्कीम से है और ना ही जीपीएफ स्कीम से, ना ही एमपी एमएलए स्कीम से है। अब उसके बाद में एक पैराग्राफ ये कॉमन होता है जो हर पिटीशन में लिखना मैंडेटरी करता है। उसमें लिखना ये रहता है कि इस पिटीशन में जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं या जो रेमेडी सीख कर रहे हैं उसके संबंध में कोई कैविएट पिटीशन फाइल नहीं हुई थी और ना ही हमें कोई नोटिस हुई है। अगर फाइल भी हुई है तो हमें कोई नोटिस इसमें प्राप्त नहीं है। अब पहला पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए, लेकिन हम चूंकि ओपनिंग पैराग्राफ में ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किए हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें कोर्ट को कन्विंस करने में इतनी आसानी होगी ये कहते हुए कि लॉर्डशिप पिछली बार हमने पिटीशन फाइल किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि अभी स्टेज प्रीमेच्योर है, आप फ्रेश एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने फ्रेश एप्लीकेशन भी दे दिया, उसके बाद भी अथॉरिटी ने अभी तक कंसीडर नहीं किया, इवन दो कि मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगा कर करके उसके परपेक्ष में फ्रेश एप्लीकेशन दिया और कंसीडरेशन नहीं हुआ। इसलिए
कि रिस्ट ड्राफ्टिंग के लिए ऑनरेबल कोर्ट का अटेंशन कैसे आपको गेन करना है, उसके लिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि दैट द अर्लियर पिटिशन हैज बीन फाइल्ड रिट सी नंबर 3933 ऑफ 2023 रामखिलावन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन फाइल्ड, सेम हैज बीन विड्रॉन, वाइड डेटेड इतना, और ऑनरेबल कोर्ट ने लिबर्टी दिया था कि फ्रेश एप्लीकेशन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर फाइल करें, और ऑर्डर यह लगा दिया। यहां पे आप ये ऑर्डर डाउनलोड भी कर सकते हैं और नीचे देख भी सकते हैं, इसमें एनेक्सर लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ऑर्डर हो गया ऑनरेबल कोर्ट का, फॉर अ मोमेंट, कि जब ये ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने 17/5/2023 को किया, तो 17/5/2023 के ऑर्डर को कम्युनिकेशन किया गया 29/5/2023 को। 2-3 दिन लग जाता है ऑर्डर को सर्टिफाइड लेने के लिए। सर्टिफाइड ऑर्डर में 2-3 दिन लग जाता है, 2 और 3 डेज। तो 2-3 दिन मिलने में हो गया, और चूंकि सीनियर सिटीजन थे तो उनको आने जाने में 2-4 दिन हो गया। तो यहां पे सप्लाई डिलेड है, ऑर्डर सप्लाई, लेकिन हमने मेल से पहले भेज दिया था उस ऑर्डर को, और मेल से भी सप्लाई कर दिए थे। तो अब क्या हुआ कि हमने एप्लीकेशन फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 29/5/2023 का जो वो हुआ था, वो उस दिनांक को सप्लाई भेज दिए, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन इतना। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डेटेड इतना, कि जो कंप्लायंस एप्लीकेशन भेजी गई थी ऑर्डर के साथ में, उस पे मतलब आज की डेट से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद क्या है कि दैट द पिटिशनर that the approaches to this honorable court or the direction of district magistrate, that is opposite party number 2, to consider and decide the representation of the petitioner dated 2/1/2023 under section 22 sub class 2 and 23 of the act। ये एक्ट का नाम है, ये एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये बहुत अच्छा एक्ट है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। तो इसको आप डाउनलोड कर इसके प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू भी हो सकते हैं अंडर। और उसके बाद उत्तर प्रदेश मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल 2014। अगर आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो ड्राफ्टिंग के लिए ये जरूरी है कि आप उसका रूल भी देखें। कभी कभी एक्ट में कुछ चीजें अलग होती हैं, और जब रूल बनता है तो उसी को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की जाती है। तो एक्ट के साथ आपको किसी भी पिटीशन में, किसी भी मैटर में रूल भी पढ़ना अनिवार्य है। ये रूल, एक्ट और रूल के बारे में हम एक बार अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अलग से समझाएंगे। अब उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन रूल है उसके 21 और 22 में ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या क्या पावर्स है। उसके तहत ये एप्लीकेशन इस दिनांक को दी गई थी, वो एनेक्सर नंबर 3 पे है। अब आते हैं पैराग्राफ 6 पे, कि सीनियर सिटीजन होने की हैसियत से भी अपोजिट पार्टी नंबर 2 यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस को कई बार विजिट किया। डीएम साहब तो डीएम साहब हैं। डिस्ट्रिक्ट बट नो डिसीजन हैज बीन टेकन एंड अनडिसाइडेड प्रेजेंटेशन, जो दाखिल किया गया था और रिमाइंडर किया गया, इवन दो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद भी इस पे कोई निस्तारण और डिस्पोजल नहीं किया गया था। उसके बाद में ये एनेक्स कर दिया कि डिस्पोजल नहीं हुआ है। उसके बाद दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ द अपोजिट पार्टी नंबर 4 हैज टेकन विल डीड डेटेड इतना, ये विल डीड की कॉपी लगा दी थी, जिसके आधार पे वो लोग जबरदस्ती इंक्रोच और ट्रेसपास कर करके पिटिशनर सीनियर सिटीजन के घर को कब्जा कर लिए थे। जबकि वो विल डीड जो है कैसे ली गई थी, वो बाय वे ऑफ फोर्ज ली गई थी। लेकिन जब फोर्जरी पुलिस की हेल्प से हो तो उसका उस पे एक्शन कौन करेगा? फोर्ज प्रिपरेशन अगर
विद द हेल्प ऑफ पुलिस है तो उसका अलग ही मैटर करता है। तो इसलिए इस मामले में क्या है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही थी। तो यहां लिखा कि अपोजिट पार्टी नंबर 3 and 4 forcibly dispatches the petitioner from his property and denied the maintenance and approaches to the district magistrate, यानी डीएम के यहाँ पिटिशनर गया कि ये लोग फोर्सफुल पोजेशन ले रहे हैं और इस तरीके का मामला है विद द हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है पोजेशन देने में और दिलाने में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद में एक पैराग्राफ ये रिलेवेंट है जिसमें कहा कि दैट द पिटिशनर इज द एजेड अबाउट 68 ईयर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ग्रीवांसेस ऑफ द पिटिशनर, यानी जो भी लाचार परेशान आदमी था उसकी परेशानी को ओल्ड एज की स्थिति में अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो ऐसी स्थिति में आदमी डिप्रेस हो जाता है और कभी कभी डिप्रेशन में कई एक मामले उभर करके आते हैं, जबकि अथॉरिटीज को इसीलिए दिया है और पब्लिक मनी का से उनकी सैलरी जाती है और पब्लिक का ही वो काम नहीं कर रहे हैं। इवन दो कि पहली एप्लीकेशन एक्ट में दिया, दूसरी एप्लीकेशन एक्ट और रूल में दिया, कई एप्लीकेशंस रिमाइंडर दिए और कई बार डाक से दिया। इवन दो फर्स्ट पिटीशन फाइल हुई, फर्स्ट पिटीशन में डायरेक्शन इशू हुआ कि पिटिशनर जो है फ्रेश एप्लीकेशन लिबर्टी के साथ दे दे और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुक इनटू द मैटर करेंगे, यानी विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देन एक और एप्लीकेशन मूव की गई रिमाइंडर के बाद फिर रिमाइंडर एप्लीकेशन दी गई। लगातार कई रिमाइंडर के बाद जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो यहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन ये फाइल हुई जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, रिट सी नंबर 7885 ऑफ 2023। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है कि पैराग्राफ 11 से हम रूल को कोड किए हुए हैं, क्योंकि हमारा अपना ड्राफ्टिंग करने का तरीका है और हमने यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो मैंने देखा है कि एक्ट और रूल जो रेलेवेंट आपके मैटर से है अगर आप उसमें ड्राफ्ट किए रहते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने ये देखा है कि पिटीशन जो है ऑनरेबल जजेस के चेंबर में जाती है और चेंबर से गाड़ी से घर भी जाती है। ऑनरेबल जजेस चेंबर में भी पढ़ते हैं और घर से भी पिटीशन पढ़ करके आते हैं जो फ्रेश मैटर्स होते हैं। और ऐसे ही लखनऊ में बहुत सारे ऑनरेबल जजेस हैं जो पिटीशन की कॉपी घर ले जाते हैं और घर से पढ़ करके आते हैं। बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट्स को ये देखा गया कि कोर्ट बैठते ही जैसे मैटर टेकअप होता है तो उसमें बहुत सारी नोटिंग होती है, उसी पैराग्राफ से पूछते हैं जो रिलेवेंट क्वेरी होती है ऑनरेबल कोर्ट की। अगर उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हो जाता है तो उसमें ऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि आपने कोई पिटीशन फाइल किया और उसमें रूल कोड नहीं किया, उसमें कोई एक्ट कोड नहीं किया, उसमें कोई जजमेंट कोड नहीं किया है, तो मान लीजिए ऑनरेबल कोर्ट घर पिटीशन ले गई है तो आपकी अकेले तो पिटीशन होती नहीं है, तमाम पिटीशंस होती हैं। तमाम पिटीशन के साथ साथ में अब 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऑनरेबल कोर्ट एक पिटीशन पे टाइम देती है। सुनवाई के समय 2-4 मिनट, 5 मिनट या कोई और अच्छा बहस कर रहा है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कोई बड़ी लाइफ एंड लिबर्टी का डिसोबीडियंस हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उसको लंबे समय तक ऑनरेबल कोर्ट सुनने का मौका दे देती है। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि आप एक्ट और रूल को अपने पिटीशन में कोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर 5 को कोड कर रखा है। चैप्टर 5 ये किस चीज का है? ये उसी एक्ट से रिलेटेड है जो सीनियर सिटीजन एक्ट का, ये जिसमें ये दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन।
ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एक्ट एक्चुअली है तो अपने यहाँ का, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर लोग एप्लीकेशन नहीं देते हैं और अवेयरनेस की कमी है। इसीलिए पार्लियामेंट ने सेक्शन 21 में, एक्ट के 21 में, यानी एक्ट के 21 में क्या कहा है, मेसर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्स्ट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी इस एक्ट को पब्लिसिटी करने के लिए भी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाते हुए ये कहा है कि इस एक्ट की पब्लिसिटी होनी चाहिए। और कहा कि द गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेसर्स टू इंश्योर दैट, क्या कहा कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट एट रेगुलर इंटरवल। यानी ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाते समय, अभी तक तमाम एक्ट को देखने का मौका मिला और एक लंबी लेंथ ऑफ वकालत में बहुत सी चीजों को देखने का मौका मिला, लेकिन किसी भी एक्ट में यह नहीं कहा गया है कि इस एक्ट का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन सीनियर सिटीजन में क्या कहा है कि पब्लिक मीडिया, उसके बाद में टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और रेगुलर इंटरवल में इसको प्रसारित करने के लिए कहा गया है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी इस मैटर से अवेयर नहीं है। उसके बाद में इसमें क्लास 2 में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियडिक सैनिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू दिस एक्ट। कितनी मतलब पार्लियामेंट का क्या स्ट्रेंथ था इसको, इस एक्ट को बनाते समय, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स और मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, यानी जो ट्रायल ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, आर गिवन पीरियडिक सैनिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू दिस एक्ट। यानी समय समय पे, एक हिसाब से ये कहा जाए तो समय समय पे इस एक्ट को पब्लिक के बीच में, पुलिस के बीच में और जुडिशियल मेंबर्स के बीच में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसके अवेयरनेस का प्रोग्राम चलना चाहिए। अवेयरनेस का हम तो अपनी वकालत में कहीं नहीं देख पाए कि इस एक्ट के इस प्रोविजंस के तहत कहीं पे कोई अवेयरनेस सीरीज चली हो या कोई वेब सीरीज चली हो। मुझे तो नहीं पता, आपको पता बदर जी? नहीं है। तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं हो पाती है, जबकि एक्ट बनाते समय ही पार्लियामेंट ने इस बात को बहुत क्लियर कट कहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो पाना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इस एक्ट को देखने की बहुत जरूरत है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विथ होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर टू एड्रेस द इश्यूज relating to the welfare of senior citizen and periodical review of the is conducted। यानी कितनी बातें यहां पे A to Z पार्लियामेंट ने कहा है कि कैसे कैसे मैटर्स में क्या क्या एक्शंस और रिएक्शंस लेने हैं, ये सारी बातें कही हैं। जबकि इस एक्ट के बारे में हमने एक डिस्ट्रिक्ट गोंडा के मैटर में पिटीशन फाइल किया था और उस केस का नाम है रामरूप। इस केस में रामरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, उसका केस नंबर हम शेयर करेंगे, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और एसडीएम के पास सर्विस के लिए गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई एक्ट नहीं है और ना इस एक्ट में कोई प्रोविजन है। तो हमारे क्लाइंट ने एसडीएम से बात कराई
तो हमने अब मतलब व्हाट्सएप पे अपना वो जिस्ट शेयर किया, जो जिस्ट था वो हमने शेयर किया एक्ट का, और मैंने खोल करके दिखाया लाइव करके कि इस एक्ट में ये कहता है, इस एक्ट में ये प्रोविजो है। तो उसके बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं था, बोले हाँ मैंने कभी पढ़ रखा था, थोड़ी उनकी बेइज्जती सी लगी। तो इसलिए इस एक्ट के बारे में पार्लियामेंट ने खुद ही बहुत सारा क्लियरेंस दे रखा है कि इसकी पब्लिसिटी कैसे होगी, इसको पब्लिक के बीच में कैसे किया जाएगा, और शेल्टर्स होम वगैरह सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसे कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके रूल में भी डिफाइन है। अब 22 क्या कहता है, देखिए 22 में ये कहता है कि अथॉरिटीज हु मे स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्या पार्लियामेंट ने पास किया था, ये एक बड़ा प्रपोजल है और एक बड़ा एक्ट है जिसमें ये कहा कि अथॉरिटीज को क्या क्या इसमें करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इसके प्रोविजंस के। ये कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर सच पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटीज ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज मे बी नेसेसरी। यानी जो एक्ट का प्रोविजो है, कहा कि ऐसी ड्यूटीज जो है डीएम को दी जाए जो जरूरी हो, क्या करने के लिए कि इस प्रोविजन और इस एक्ट को प्रॉपरली तौर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन हो सके। यानी इसका कितना बड़ा पर्पस है इस एक्ट का कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नेसेसरी टू इंश्योर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड प्रॉपरली कैरिड आउट। तो ये पार्लियामेंट ने ही बहुत डिस्कशंस के साथ ये बात कही है, और अभी भी इस एक्ट का कोई भी वाइड पब्लिकेशन नहीं है, और बहुत सारे लोग इस एक्ट के बारे में मुझे लगता है कि अनभिज्ञ है। तो इस एक्ट की पब्लिकेशन गवर्नमेंट करे ना करे, हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको अपने राइट के बारे में पता चले। ठीक है, बहुत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अच्छा करने की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसी बहाने हमारे इंटर्न और जो जूनियर हैं वो लोग भी इस एक्ट के पर्पस को समझते हैं। हालांकि ड्राफ्टिंग वगैरह में ये बातें आती हैं डिस्कशन में तो वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली कोर्ट में नहीं आ पाते हैं डेली बेस पे, तो कुछ ना कुछ उनको ड्राफ्टिंग के लिए डेली बेसिस पे भी बताना आवश्यक हो जाता है। यानी घंटा 2 घंटा मैं ये चाहता हूं कि लोग हमसे कनेक्ट हों और कुछ हम ऐसे इश्यूज पे बात करें जो जरूरी हो। तो मुझे लगा, और कई लोगों की क्वेरीज भी थी, कि इस एक्ट पे डिस्कस किया जाए। आगे क्या कहा कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में स्पेसिफाई द ऑफिसर, यानी नॉमिनेशन भी होगा, सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्यादा बिजी हो तो वो क्या करेंगे, कोई एक ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे अपने बिहाफ पे, या अपना कोई सबऑर्डिनेट दे देंगे। वो क्या करेगा, हु शैल एक्सरसाइज ऑल, यानी वो जो अपॉइंटेड अधिकारी होगा वो क्या करेगा, पूरी एक्सरसाइज करेगा या वो उसका हाफ करेगा, आर एनी ऑल पावर्स, या पूरी पावर्स जो भी दिए जाएंगे तो उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड परफॉर्म ऑल एंड एनी ऑफ ड्यूटीज टू कन्फर आर इम्पोज एंड लोकल लिमिट्स विद इन सच पावर्स आर ड्यूटीज शैल बी कैरीड आउट। यानी जितनी भी चीजें हैं सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, सारे पावर्स उसमें निहित किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ये सारी चीजें वो प्रोविजंस में पहले से ही मेंशन है और डिसाइडेड है, इसलिए ये चीजें आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे का मतलब 22 के सब पैराग्राफ 2 पे जो कहा वो तो और रिलेवेंट है, यानी इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड का इंपॉर्टेंट प्रोविजो कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजो हो सकता है। वजह इसकी वजह यह है कि इसके आधार पे बहुत सारी चीजें तय होंगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट को बाउंड किया है इस एक्ट में
द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब अ comprehensive एक्सिट प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। यानी स्टेट गवर्नमेंट ये ड्यूटी बाउंड है। अब देखिए यहां से ये समझ लीजिए बदर जी, इस सेक्शन 22 के सब सेक्शन में ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर कन्फर करना है, और जो 22 का सब सेक्शन 2 है उसमें ये कहा कि स्टेट जो है जो भी जरूरी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन का इंश्योर करने के लिए वो सब करना है। अब हम जो बात कर रहे थे वो सेक्शन 23 पे, अभी जब मैंने ओपनिंग पैराग्राफ की बात की या ओपनिंग डिस्कशन की बात की है, मैंने उसमें यह कहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो आप सिविल कैंसिलेशन में जाने के बजाय आप सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में भी अप्लाई कर सकते हैं। समझिए इसको, यानी आप सीपीसी में ना जाकर के, सीपीसी में ना जाकर के आप क्या कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 23 पे आइए। 23 ये अब ये क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यानी ऐसी परिस्थितियां कुछ हैं जिसमें जो ट्रांसफर होगी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी, चाहे बाय वे ऑफ विल हो, चाहे बाय वे ऑफ सेल डीड हो या बैनामा रजिस्ट्री, एनीवे किसी भी तरह का जो भी ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर सेक्शन 23 के तहत इन परिस्थितियों में जो नीचे दर्शित है वो इलीगल माना जाएगा। क्या है, where any senior citizen who or after commencement of this act has transferred by way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical need to transferor and such transferee refuse or fail to provide such amenities and physical need and shall transfer of property shall be deemed to have made by fraud or coercion under undue and shall at the option of the transfer to be declared weighed by the tribunal। इसका पर्पस क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सीनियर सिटीजन की गिफ्ट से ली गई हो या अदरवाइज ली गई हो, उसकी प्रॉपर्टी में जो कंडीशन हुई हो ट्रांसफर की, उस ट्रांसफर के तहत वो चीजें गलत की गई हो या कुछ फिजिकली नीड थी उसको प्रोवाइड कराना गया हो, और भी कोई कुछ वादे कर करके किए गए हो या फ्रॉड से लिया गया हो, फ्रॉड का वर्ड यहाँ पे मेंशन है, या दबाव में लिया गया हो या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसके तहत जो भी प्रॉपर्टी ली गई है वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सारी शून्य होगी, यानी एक हिसाब से आप इसको कह सकते हैं कि इलीगल होगी, और ट्रिब्यूनल इसे क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, हैव टोटली पावर टू कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। जबकि सीपीसी के अनुसार यह कहा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1946 के तहत जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके सेक्शन 17 में यह कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है उसको कैंसिल करने का जो पावर है वो कॉम्पिटेंट कोड जो है वो सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइडेड है। लेकिन उसको अगर वो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन से रिलेट करता है तो आप इसको भी एक अच्छा ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। और अगर आप यहां पे केस फाइल करते हैं तो इसमें डिस्पोजल रेशियो जो है वो 30 डेज से कितना है, 290 डेज।
और सीपीसी में, गांव देहात में उसे दीवानी कहते हैं, और कुछ लोग जो सीपीसी का मुकदमा लड़ते हैं वो कहते हैं उसे क्या, दीवाना। तो दीवानगी आ जाती है उसमें, इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा अगर ऐसा कुछ है तो। अब देखिए इसका दूसरा क्लास क्या कहता है। Where any citizen has right to receive maintenance out of state and such state are part thereof, or right to receive maintenance may be enforced against the transferee. Transferee has notice of the right or transfer is gratitude, but not against the transferee consideration and without notice of right. अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं कि मेंटेनेंस देने के लिए वादा किया था, कि जैसे कोई आदमी हो, या सपोज कीजिए कि मैं हूं, मेरे पास कोई बाल बच्चे ना हो, और ऐसी परिस्थिति में हमें कोई प्रॉब्लम भी हो, तो मैं कोई आदमी को मैं अपनी प्रॉपर्टी को विल कर दूं या ट्रांसफर कर दूं, और वो हमें कहे कि मेंटेन करे, मतलब सीनियर सिटीजन अगर मैं हूं तो तब की बात कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में वो छल करने के बाद में हमें रजिस्ट्री तो करा लिया लेकिन मेंटेनेंस नहीं दे रहा। अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो भी आप फाइल कर सकते हैं, या कोई फ्रॉडुलेंट हुआ है या राइट है तो उस पर भी फाइल कर सकते हैं। टोटली आप समझें कि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट चीजें हैं और उसका मिसकंसेप्शन है तो इसके तहत आप फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि तीसरे में 23 के सब क्लास 3 में देखिए, 23 का सब क्लास 3 क्या कहता है। इफ एनी सीनियर सिटीजन इज इनकेपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग ऑफ राइट अंडर सबसेक्शन 1 and 2, एक्शन में बी टेकन ऑन हिज बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी तन्हा अकेला हो जाए और वो आदमी चलने फिरने में, मतलब बुढ़ापे की वजह से चलने फिरने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एक्ट में इतना अच्छा प्रोविजो दिया हुआ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी जो सीनियर सिटीजन का वेलफेयर चाहता है या वेलफेयर के सीनियर सिटीजन वेलफेयर के राइट के तहत वो काम कर रहा है, तो वह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी कंप्लेंट ट्रीट हो जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। अब ये एक्सपोजर है एंड अमेंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, तो इससे कोई बहुत विशेष मैटर नहीं करता अपने मैटर से, तो इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। अब दूसरा हम कर रहे हैं कि अच्छा ये पनिशमेंट से रिलेटेड है, एक लाइन में इसको देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन का केयर से कोई छोड़ दे या सीनियर सिटीजन जो इंटेंशनली इन तरीकों से करे तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। उसका पनिशमेंट इसमें डिफाइन किया है कि 3 month आर फाइन, और ये एक्सटेंड किया जाएगा 5000 से या दोनों से। यह सेक्शन 24 जो है वो पनिशमेंट को डिफाइन करता है, तो पनिशमेंट तो वो ट्रायल के बाद होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसमें ट्रायल करने का पावर है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कोर्ट के प्रीव्यू में आता है। एक दो लोग इससे पहले कह रहे थे कि कोर्ट के प्रीव्यू में कैसे आता है। सेक्शन 6 आप सीआरपीसी का पढ़िएगा, सेक्शन 6 सीआरपीसी, कौन कौन से लोग सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत कोर्ट के प्रीव्यू में आते हैं। खैर यहां पे वो डिस्कशन नहीं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए अब डिस्कस कर रहे हैं रूल के बारे में। रूल इंपॉर्टेंट है इसलिए रूल को डिस्कस कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हैं और ज्यादातर मेरी वकालत उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद और लखनऊ तो मेरा घर ही है। उत्तर प्रदेश मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट रूल 2014। रूल 2014 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या क्या पावर प्रोवाइड किए गए हैं।
ये हम देख लेते हैं जल्दी से। चैप्टर 5 है इसका, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसमें क्या कहता है, सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 में, यानी इसको रूल के तौर पे हम कहें कि रूल 21, यहां पे सेक्शन का वर्ड ऑड होना चाहिए। यहां पे रूल 21 है, ड्राफ्टिंग में यहां पे मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको आप अपनी ड्राफ्टिंग जब का, क्योंकि हम यहाँ पे रूल की बात कर रहे थे तो हमारे सुमित जी को गलती हुई यहाँ पे करने में। ये हम रूल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे रूल 21 का सब रूल 1 होगा ये, इस तरह से। यहाँ पे यह सेक्शन लिखना गलत हो गया है, आप इसको ये ऐड करिएगा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल परफॉर्म ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज पावर मेंशन इन सब रूल 3 and 2 as to ensure the provision of the act। बहुत बड़ी बात पार्लियामेंट ने यहां पे कहा है। क्या करेंगे वो, इस प्रोविजंस के जो सेक्शन यानी रूल 2 में है और 3 में, उसको क्या करेंगे, ये इंश्योर करना है। ये देखिए, इंश्योर करना है प्रोविजंस के क्या, प्रॉपरली कैरीड आउट इन हिज डिस्ट्रिक्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना है, ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, प्रॉपरली इस एक्ट को कैरीड आउट करना है। कैरीड आउट, देखिए ये प्रॉपरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इसमें ड्यूटी भी डिफाइन की गई है, टू इंश्योर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेक्टेड, दे आर लाइफ विथ सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। अब इसके अंदर पार्लियामेंट ने सारी बातें कह दी है ना, कि सीनियर सिटीजन को क्या करना है, उनको डिग्निटी के साथ रहना है, सिक्योरिटी के साथ रहना है और डिग्निटी के साथ रहना है। डिग्निटी का वर्ड अंडर आर्टिकल 21 से कवर हो गया। अगर 21 आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कवर हो गया तो इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसको प्रोवाइड करना है या प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब मेरा ये एक्ट के बारे में मेरी ड्राफ्टिंग यहीं से खत्म हुई। अब हम बात कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट के 2007 और रूल में जो प्रोवाइडेड है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये करना है। हालांकि पुलिस के बारे में भी सीनियर सिटीजन एक्ट में है, लेकिन पुलिस का डिस्कशन आज हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो शॉर्ट करनी है, तो हम अभी बात कर रहे थे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो सबऑर्डिनेट है वो उसके बेस पे, दैट द अपोजिट। अब यहां से मेरा जो है वो ड्राफ्टिंग है, तो ड्राफ्टिंग को ये जो ड्राफ्टिंग है, कहां चलेगी, राम खिलावन पे हम डिस्कस कर रहे थे, RM ये, सॉरी फॉर अ लिटिल इंटरप्ट। तो दैट द अपोजिट पार्टी नंबर, अच्छा, दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 2 and 3 आर ट्राइंग टू harass the petitioners and making pressure by the gun and musclemans। अब यहां से ड्राफ्टिंग की शुरुआत है। दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 2, अपोजिट पार्टी नंबर 2 कौन है, डीएम। डीएम साहब के नॉलेज में होते हुए सीनियर सिटीजन आदमी परेशान है और शिकायत करने पे कोई एक्शन और रिएक्शन डीएम साहब के जरिए से नहीं लिया जा रहा है, और सेवरल रिमाइंडर दिया गया, इवन दो कोर्ट के ऑर्डर्स भी दिए गए, बट नो इंटरफेरेंस किसके जरिए से हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए।
तो फिर कोर्ट हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेगी, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि ऑनरेबल कोर्ट आपके मैटर में क्यों इंटरवेन करे। इसी वजह से कि एक बार कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए, दोबारा ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में रिमाइंडर दिए, रिमाइंडर पे फिर रिमाइंडर दिए, एक्ट और रूल का हवाला देते हुए दिए, यानी इसको स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन माना जाए, उसके तहत एप्लीकेशन दी और उसका कंसिडरेशन नहीं किया गया, देन द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली प्लीज टू इंटरफियर इन द मैटर। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहा कि अब उसके बाद कहते हैं कि दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 2 and 3 हैविंग मसलमैन एंड सेवरल इलीगल। अब ये सारी चीजें ये है ड्राफ्टिंग की कि ये लोग कैसे कैसे कर करके सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं और सोसाइटी में इन लोगों के कैसे कैसे फ्रॉड और अपराध है, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो ये आप अपने ड्राफ्टिंग के फैक्ट पे लिखेंगे और उसके बाद में सीनियर सिटीजन होने की वजह से तमाम परेशानियां होती है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट जो है अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कंसिडरेशन करते हुए पिटिशन को इंटरटेन करे। तो पिटिशनर किस चीज से एग्रीव्ड है, जो एक्ट है, एक्ट का वायलेशन हो रहा है और उसकी राइट का वायलेशन हो रहा है और उसके साथ साथ उसका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। 2007 के एक्ट में स्पेशली प्रोवाइडेड है, एक्ट में प्रोवाइडेड है, रूल में प्रोवाइडेड है। एक्ट और रूल का जब वायलेशन होगा तो हम डायरेक्टली कहां पे अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 226 में या 227 में। तो कभी कभी रजिस्ट्री आप 227 की पिटीशन तैयार करते हैं, रजिस्ट्री उसको मॉडिफाई कर देती है डिफेक्ट, जैसे यहां पे डिफेक्ट लगा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए 227 लिखा हुआ था क्योंकि पहले पिटीशन फाइल हुई थी 227 की, जबकि अब ये बाद में मॉडिफाई होकर के 226 हो गई है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, इसलिए ये पर्जेंट रिट पिटीशन फाइल की गई है। ग्राउंड में वही बात जो लॉ से रिलेटेड है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड बाय लॉ है वो कार्रवाई करने के लिए। तो और 2007 का और जो रूल है उसके तहत वो बाउंड है। और एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, यहाँ पे ग्राउंड डी ग्राउंड को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बदरजे समझिए। इसमें क्या कहा है कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो ये कहता है कि 90 डेज के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन फाइल बाय सीनियर सिटीजन है तो क्या कहा है, शैल बी कंसीडर एंड डिसाइडेड विद इन 90 डेज। तो अब आपको सीपीसी में जाएंगे तो क्या झेलना पड़ेगा, यहां पे कितने दिन में डिसाइड होना है, 90 डेज में। तो दैट इज वेरी गुड। अगर आप किसी केस की ड्राफ्टिंग इस एक्ट के तहत करते हैं तो रिलीफ के चांस ज्यादा होंगे। अब यहां पे वायलेशन लिखा हुआ है ग्राउंड में कि 2007 और 2014 के रूल का, एक्ट का, 2007 के एक्ट का वायलेशन है और 2014 के रूल का वायलेशन है। देयरफॉर दिस ग्राउंड इज वेरी गुड ग्राउंड। और हम किस में आते हैं, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। एज 68 ईयर है और हम चलने फिरने में भी असमर्थ हैं ड्यू टू ओल्ड एज की वजह से। ये पैराग्राफ यहां पे मेंशन है, हेल्पलेस टाइप के। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट का इंटरफेरेंस के चांसेस मैटर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप भी अपने ड्राफ्टिंग में इस तरह के मैटर्स को लिख सकते हैं। विल डीड के बारे में हमने पहले जिक्र कर दिया था फैक्ट में, तो विल डीड को ग्राउंड में आप शॉर्ट में मैंने मेंशन किया, आप भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पिटिशनर की एज कितनी है और क्या क्या प्रॉब्लम है। एक पैराग्राफ की हमारी प्रत्यावेदन और पिटिशन जो भी मैंने फाइल किया है इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वो अभी तक पेंडिंग है, उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है।
अब हम डायरेक्टली आगे प्रेयर पे, प्रेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर को कई बार समझना और देख कर करके तो लिखना ज्यादा अच्छा होता है। अब देखिए यहां पे लिखा है कि इशू रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस कमांडिंग एंड डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टीज, मोर स्पेसिफिकली टू अपोजिट पार्टी नंबर 2 to consider and decide the representation of the petitioner dated such and such, move under section such and such, under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 अंडर सेक्शन ये। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन थी वो एनेक्स कर दिया, एनेक्सर नंबर 2 और एनेक्सर नंबर 3। तो इस हिसाब से आपको प्रेयर पे बहुत कन्फाइन करना है। प्रेयर इंपॉर्टेंट है, कई बार आप पढ़ कर करके देख करके कि आप क्या सीख कर रहे हैं, किस एक्ट में सीख कर रहे हैं, किस प्रोविजन में सीख कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख के करना है। बाकी ये नॉर्मल है कि ऑनरेबल कोर्ट अगर ये हमारी प्रेयर अलाउ नहीं करना चाहती है तो ऑनरेबल कोर्ट कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेयर जो समझे केस के हिसाब से जो फिट हो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट अगर कोई और अनदर रिलीफ देना चाहती है तो दे सकती है। ये कॉमन पैरा है कि अलाउ द पिटिशन विद द कॉस्ट। अब ये पिटिशन हमने पहले जो फाइल की थी उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा था कि अभी आपको लिबर्टी दे रहे, लिबर्टी से यू हैव टू अप्रोच एंड मूव फ्रेश एप्लीकेशन। देखिए already has the right to withdraw and present writ petition application and move a fresh application. Writ petition is withdrawn and consigned to record. फर्स्ट पिटिशन पे ये ऑर्डर हुआ था और उसके बाद में ये हमारा पहले का जो दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन था वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत डिटेल हमने लिख रखा है, आप एक हिसाब से इसको देख लीजिए। बहुत अच्छा, डीएम को मेंशन किया, एसपी को मेंशन किया, यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और ये पार्टी नेम बनाया। पार्टी नेम को अच्छे से समझ लीजिए, अप्लीकेंट वर्सेस, और ये दो लोग हैं लालता प्रसाद आनंद। उसके बाद में अपोजिट पार्टी। ये सब्जेक्ट में लिखा कि ये एप्लीकेशन किस एक्ट और किस प्रोविजन के तहत दी जा रही, ये पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया, ये आप उसको देख सकते हैं डिटेल। अब यहाँ पे मेंटेनेंस एक्ट को हमने साइट किया है चैप्टर 1 को, और चैप्टर 1 में प्रॉपर्टी किसे कहते हैं ये भी बहुत डिटेल मेंशन किया है कि चैप्टर 1 में प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, एंसेस्ट्रल, सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंक्लूड्स राइट एंड इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। इस तरह की चीजों को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है जो प्रॉपर्टी के रूप में एक्सेप्टेबल है। तो ये आप देख लीजिए, बहुत सारे राइट है प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 2F में ये डिसाइड है। फिर चैप्टर 5 लिखा जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, ये हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 ऑलरेडी पिटीशन को जब ड्राफ्ट पढ़ रहे थे वहां पे मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश रूल को भी हमने पढ़ दिया है, ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऊपर डिफाइन कर दिया था, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। पैराग्राफ 3 में ये ऑर्डर से रिलेटेड था, वो हमने ऊपर जिक्र कर दिया डिवीजन बेंच के ऑर्डर को। उसके बाद में यहाँ से ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग की आप अपने केस की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपका फैक्ट क्या होगा, यहाँ से नरेशन ऑफ फैक्ट है उसको आप देख सकते हैं। उस नरेशन ऑफ फैक्ट के बाद में एप्लीकेशन जो है ये किस सेक्शन में है और किस प्रोविजन में है और वो क्यों लागू हो रहा है, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन दी गई है वो कब से पेंडिंग है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये लिखा है कि ये पिटिशन फाइल हुई थी, उसके परसुएंस में अर्लियर ये पिटिशन दी गई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, और वही प्रेयर एक हिसाब से है कि टाइम फ्रेम के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पे कार्रवाई करे। यहाँ पे 10 का सिग्नेचर है, ये पोस्ट से भेज दिए थे। और इसी तरीके से कई बार रिमाइंडर वगैरह गई है, तो एक हिसाब से रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, ये रिमाइंडर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है।
तो आप रिमाइंडर देख सकते हैं। खैर, और ये विल डीड थी, विल डीड के आधार पर जिस पर पोजेशन कर रहे थे वो उसको मैंने मेंशन कर दिया। ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन की जो ड्राफ्टिंग पिटीशन थी वो कंप्लीट हो गई है, एनेक्सर वगैरह सब सीक्वेंस आप देख सकते हैं। अब हम एक ऑर्डर का जिक्र करते हैं कि इस पिटीशन में जो मैंने फाइल किया था, फाइनली इस पिटीशन का आउटकम क्या हुआ। अब आते हैं उस ऑर्डर की तरफ से। ये सर्टिफाइड ऑर्डर है और ये ऑर्डर डेट है 29/5/2023 का, और ये रजिस्ट्री का ऑथेंटिकेट कॉपी है, उसको समझना है। अब यहां पे क्या किया, रिट्सी नंबर है, ये न्यूट्रल साइटेशन है, आप इसको कहीं किसी कोर्ट में भी साइट कर सकते हैं। ये इस साइटेशन के आधार पे ये पिटीशन नंबर है रिट्सी ग्रुप की, और रामखिलावन है, ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। यहाँ काउंसिल का नाम लिखा हुआ है जो कि मेरा नाम है सज्जाद हुसैन, और ये जीए है, ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी एंड ऑनरेबल जस्टिस मनीष कुमार। अब यहाँ पे क्या हुआ, हार्ड लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्नर्ड स्टैंडिंग काउंसिल और प्रेजेंट पिटिशन इज फाइल्ड फॉर फॉलोइंग रिलीफ। क्योंकि प्रेयर मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया था और प्रेयर मैंने दिखाया कि कैसे आपको ड्राफ्ट करना, ऑनरेबल कोर्ट ने सेम प्रेयर को यहाँ पे कोट कर दिया है कि क्या करना है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एप्लीकेशन सेक्शन 22 सब क्लास 2 एंड 23 और 24 में जो एक्ट के तहत दिया है, द मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो दिया है, कौन से एक्ट, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और सेक्शन 21 ऑफ उत्तर प्रदेश मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2014 के तहत जो दिया है, उसको क्या करना है, उस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाउंड किया जाए कि वो एप्लीकेशन को डिसाइड करें। और वो एप्लीकेशन किस पे लगी थी, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 पे। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर को क्या किया, देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट वुड द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर वुड बी sufficiently met in case the aforesaid representation is considered and decided by the opposite party number 2 in time bound manner। यही हमारी प्रेयर भी थी और इसी को ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया। लर्नर्ड स्टैंडिंग काउंसिल हैज नो ऑब्जेक्शन टू द सेम। क्योंकि जब आप कानून की बात करेंगे और कानून के हिसाब से चलेंगे तो स्टैंडिंग काउंसिल को ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत मुझे लगता नहीं पड़ती है। अब ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर ये है, इन व्यू देयर ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर इज डायरेक्टेड टू कंसीडर एंड डिसाइड द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर डेटेड 2/1/2023 एंड 29/5/2023 इन अकॉर्डेंस विद लॉ बाय अ स्पीकिंग एंड रीजनड ऑर्डर आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज कंसर्न्ड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड of 90 days from the date of certified copy of this order is produced before him। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि जिस दिन से ऑर्डर दिया जा रहा है उस दिन से 90 डेज के अंदर पिटिशन को डिसाइड एप्लीकेशन का जो पिटिशनर का एप्लीकेशन पेंडिंग है उसे डिसाइड करना है। अब इस ऑर्डर के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या हो गए, बाउंड बाय लॉ हो गए। कितने दिन के अंदर के लिए, 90 डेज के लिए। यानी 90 डेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिसाइड ही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम फ्रेम कर दिया, तो अब उनको डिसाइड ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन, देखिए इसके बाद में हमने सर्विस कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो फ्रेश ऑर्डर हुआ ऑनरेबल कोर्ट का उसको हमने मेल से सर्विस कर दिया। ये सर्विस हो गई पूरी एप्लीकेशन एनेक्सर के साथ 3/10 को। तो इस तरह से आप भी सर्विस मूव कर सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे थे, कंक्लूड किया मैंने इस बात को लेकर के कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कोई भी पिटीशन और एप्लीकेशन
मूव करने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट में तब आएंगे जब आप उसको अथॉरिटी को 2-3 बार रिमाइंडर के थ्रू अप्रोच कर चुके हो। अदरवाइज प्रीमेच्योर स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट क्या करती है, आपको फिर से एप्लीकेशन दे करके अप्रोच करने को कहेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट एंड रूल, तो आपको उसमें करना क्या है कि एप्लीकेशन मूव करने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद आपको फिर रिमाइंडर एप्लीकेशन देना है, और रिमाइंडर एप्लीकेशन देने के 5 दिन के बाद आपको फिर रिमाइंडर दे देना है, ताकि वो ऑनरेबल कोर्ट को ये लगे कि आपने लगातार और कंटिन्यूअसली आपने अथॉरिटी को अप्रोच किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट को उसमें डायरेक्शन इशू करने में इजी होगा। और आप कई एक जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने अगर ये दिखा देंगे कि लॉर्डशिप इसी मामले में सिमिलर मैटर में इसी तरह की पिटीशन में इस तरह का ऑर्डर हुआ है, इसलिए आपको साइटेशन, ये जो न्यूट्रल साइटेशन है, इस केस का नोट कर लीजिए या नोट करके रखिए। जब भी इस तरह का मैटर आए तो जो भी इस तरह के ऑर्डर आप मिले तो आप अगर लगाए रहेंगे तो ऑनरेबल कोर्ट इस सिमिलर टाइप के मैटर्स में सिमिलर ऑर्डर कर देती है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, समानता है, तो उसके तहत जो है सिमिलर पैरिटी के ऑर्डर्स भी कोर्ट के प्रीव्यू में आते हैं। तो इस तरह का अगर सिमिलर पैरिटी का ऑर्डर है तो सिमिलर सिचुएटेड पर्संस को सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस के साथ रिलीफ दी जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेशन के तौर पे आप बेहतर समझ रहे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इंफॉर्मेटिव है तो लॉ स्टूडेंट वगैरह को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि जब वो कोर्ट से मतलब कॉलेज से कोर्ट की तरफ मूव करें तो उनको लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो। अदरवाइज जब फ्रेशर बच्चे आते हैं तो उनको इंटर्नशिप करने के लिए या जूनियरशिप करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और लोग उनको जूनियरशिप के लिए ज्यादातर डिनाई कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनको धीरे धीरे मतलब कॉलेज में रहते हुए कोर्ट कैंपस की बातें और ड्राफ्टिंग वगैरह सीखते रहना उनके लिए जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू।